प्रिय मित्रों, पिछले सेशन में एक पाठक ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया कि जब मैं व्यक्तित्व निर्माण की बात करता हूँ या व्यक्तित्व क्रिएट होने की बात करता हूँ या उसमें कुछ अपभ्रंश होने की बात करता हूँ, तो मैं पेरेंट्स को ही सलाह क्यों देता हूँ, जबकि बहुत दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के निर्माण में। आज रविवार का दिन है, इसलिए केस न सुना करके मैं इसी बात पे आपसे चर्चा करूंगा। एक्चुअल में जो व्यक्ति का विकास होता है या व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका फॉर्मेटिव पीरियड 6 साल की उम्र तक होता है। वैसे तो पूर्ण विकास 22 साल में जाके कंप्लीट होता है, लेकिन 95% जो उसका विकास है मस्तिष्क का और भावनाएं इत्यादि जो डेवलप होनी होती हैं, वो 6 साल की उम्र तक हो जाती हैं। इसीलिए इस पीरियड को हमने फॉर्मेटिव पीरियड कहा। इस फॉर्मेटिव पीरियड में उसका सबसे ज़्यादा घनिष्ठ और निकट का संपर्क पेरेंट्स से रहता है, मदर और फादर से रहता है। मदर और फादर ही उस बच्चे की दुनिया होते हैं, या उसके अलावा दादा हैं, दादी हैं, या दूसरे फ्रेंड हैं, चाचा चाची ताया, वो सब उसकी दुनिया होते हैं। वो जो प्राय सीखता है वो इसी दुनिया से सीखता है। उसका वैल्यू सिस्टम जो बनता है इसी दुनिया से बनता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक सेशन में कहा था कि प्रारंभ में इंसान ने सोचा कि हम में सही या गलत निर्णय लेने की कैपेसिटी प्राकृतिक रूप से है। एक्चुअली कोई भी आपका विचार जब बाहर आता है तो रेटिकुलर सिस्टम जो हमारे ब्रेन का है वो उसकी जांच करता है। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम समय में वो उसको रोक करके और उसका ये आंकलन करता है कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, इस बॉडी के सर्वाइवल के लिए फेवर में है कि नहीं है। और अगर वो फेवर में नहीं होता है तो विचार को रोक लेता है, और अगर फेवर में आता है तो उसको रिलीज कर देता है। हम उस बात को बोल देते हैं, कर देते हैं, या जो भी हमारी रचना है हम क्रिएट कर देते हैं। और ये सब कंट्रोल होता है कई फैक्टर्स पे। ये जो कॉन्शियस डेवलप होती है उसकी, या जो मानसिकता से जो इम्पल्सेस निकलती हैं, विचार निकलते हैं या क्रिएट होते हैं, वह व्यक्ति की बनावट पे भी डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। कभी शेर मर जाएगा पर घास तो नहीं खाएगा, या फॉर दैट मैटर कोई गाय जो है वो घास के छोड़ के अगर मर रही है तो कभी भी कोई दूसरी चीज़ नहीं खा सकती, क्योंकि उसकी जेनेटिकल बनावट ही ऐसी है कि वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती, वो घास ही खाएगी। शेर नॉन वेजिटेरियन ही खाएगा, दूसरे को मार के ही खाएगा, वो घास खा के जिंदा नहीं रह सकता। ये उसकी जेनेटिक बनावट का नतीजा है। हर जानवर की जेनेटिक्स के पर बेस्ड सबका अपना अपना व्यवहार है, सबके अपने अपने गुण हैं, सबके अपने अपने अवगुण हैं। गुण क्या प्रवृत्तियां हैं, और वो प्रवृत्तियों के इंट्रक्शन के लिए कोई किसी के लिए गुण है तो कोई किसी के लिए अवगुण है। कृष्ण ने गीता में यही तो कहा कि ये नियमों का व्यवहार है। ये व्यवहार जो प्रकृति में है वो किसी का गुण किसी के लिए अवगुण है, किसी का अवगुण किसी के लिए गुण है। तो ये दुनिया का इंटरेक्शन है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। विज्ञान कार्य उस पर कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, पे उस पर काम नहीं करना चाहिए। क्यों कि हमें भगवान का काम अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, ये उसी प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए। अन्यथा हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए प्रकृति के काम को प्रकृति के ऊपर ही छोड़ देना अच्छा है। डिजाइनर बेबी की सोचना तो एक परिकल्पना तो अच्छी है, लेकिन अगर आपने जिस दिन इसको प्रैक्टिस पे डाल दिया उस दिन क्या होगा
उस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। उस बात से आज हर वैज्ञानिक डरा हुआ है कि तब क्या होगा। अगर जेनेटिक मैनिपुलेशन इस सीमा तक चला गया कि मैं चाहूँ कि मेरे घर में ब्राउन आइज़ वाला बच्चा हो, उसकी नाक ऐसी लंबी हो या छोटी हो, जैसा भी हो, और वो डिज़ाइनर बेबी हम बनाने लगे, तो फिर दुनिया का क्या होगा, मानव का क्या होगा, बाकी जानवरों का क्या होगा, सारी प्रकृति का क्या होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा एथिकल और लीगल इशू है इंसान के अस्तित्व के सामने। तो इसलिए बहुत सी बातें तो ऐसी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं या फिर आपके जेनेटिक फैक्टर, उन पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लिए प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति में कुछ परिवर्तन आ रहा है, रेडिएशन से या किसी और तरह के एक्शन से, कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्या नहीं, कौन सी वेव ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती, उनके प्रभाव से, उस एनवायरनमेंट से अगर हम में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम उसमें इतनी ज़्यादा अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, और जेनेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो ये कि बच्चा जब आ जाता है फैमिली में, तो वो फैमिली के जो उसका कॉन्शियस डेवलप होने वाली है, राइट एंड रॉन्ग को डिसाइड करने वाली, वो उसकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगी, जो उसके पेरेंट्स, फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, बुआ, बहनें सब जो उसको प्रोवाइड करेंगी। वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, जो व्यवहार गैदर करेगा, उसी के अनुसार उसके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, जो ये निर्णय लेगा फाइनली कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। कोई फैमिली में बहुत ज़्यादा सेवा भाव है तो हो सकता है उस बच्चे में सेवा भाव नेचुरल रूप में आ जाएगा। कहीं किसी फैमिली में अगर सेवा भाव नहीं देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, कि अगर कोई फैमिली ऐसी है जहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, तो आने वाले बच्चे भी क्रिमिनल बिहेवियर ही सीखते हैं उनसे। क्योंकि बच्चा सीख के कुछ नहीं आता, वो मिमिक करता है अपने सराउंडिंग, जो उसकी परिस्थितियां हैं, और उन्हीं परिस्थितियों से जो इन्फॉर्मेशन उसको इनपुट मिल रही है उसके दिमाग में, वो सॉफ्टवेयर की तरह एक डेवलप चीज़ अंदर डेवलप हो रही है। इसीलिए कोई तो अपने आप को बम बांध के लोगों को उड़ा देता है, उसमें उसका कसूर नहीं है। वो तो अपनी तरफ से सीधा स्वर्ग में जाने का काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, उसकी अपनी मान्यता ये है क्योंकि उसको ये सिखाया गया है, उसने ये अपनी फैमिली से या अपने समाज से ये सीखा है, इसलिए वो उसको फॉलो करता है। एक आदमी सारा अपना जीवन दूसरों के लिए देना चाहता है, वो उसने ये सीखा है, भगत सिंह हो चाहे राजगुरु हों, कोई जो भी थे, उन्होंने अपनी फैमिली से सीखा, अपने साथियों से सीखा, अपने चारों तरफ समाज से सीखा कि मुझे इस तरह से करना है। तो राइट एंड रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन है, वह व्यक्ति का सबसे पहले परिवार से, और परिवार में भी सबसे पहले पेरेंट्स का। इसलिए पेरेंट्स को अपने व्यवहार को बिल्कुल कंट्रोल करने की बच्चों के सामने आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण ये था कि मैंने ये अपना पर्सनल व्यक्तिगत इन्वॉल्व मैंने ऑब्जर्व किया है कि आज के जो पेरेंट्स, जो कल के बच्चे थे या मेरे बच्चे थे या दूसरों के बच्चे हैं, उनका व्यवहार जो डेवलप हो रहा है, और आज जिस तरह से बच्चों को हम पाल रहे हैं या जिस तरह की हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वह उनको एक नए रास्ते की तरफ ले जा रही है। और हमारी नज़रों में हो सकता है, आपकी नज़रों में सब सही हो, लेकिन मेरी इन पुरानी 77 साल पुरानी मस्तिष्क में वो बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं मेरे को। अगर कोई कपल पीछे 2 बच्चे, छोटे बच्चे, माइनर बच्चों को लेकर के, 7-8 साल के बच्चों को लेकर के, और अगली सीट पे बैठ कर के शराब पी रहे हैं और जा रहे हैं, और फिर किसी दोस्त के साथ में हो हल्ला भी कर रहे हैं, और सारा कुछ जिसे मैं कहूँगा अपारिवारिक चल रहा है, तो वो बच्चा उससे क्या सीखेगा? और ये मतलब हो सकता है मैं इतना अनलकी हूँ कि मुझे ही ऐसे सीन देखने को मिलते हैं, एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। कुछ कुछ मेरे सब्जेक्ट का भी दोष हो सकता है, क्योंकि मैं समाज की बुराइयां ही देख रहा था, मुझे ज़्यादा वो देखने का मिला, वो समाज का वो हिस्सा जो अक्सर लोग नहीं देखना चाहते। तो उसका कारण भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आज 14-15 साल मेरे को रिटायर हुए हो गए, इस पीरियड में भी जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि आकर के मैंने सोचा कुछ समाज की सेवा की जाए, कुछ में किया, और वहाँ जब कई चीज़ों को मैंने अपने चारों तरफ थी उनको एनालाइज किया, तो मैंने ये
महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज अगर वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश करने की है, तो वो पेरेंट्स में है और पर्टिकुलरली वो पेरेंट्स जो आज नए पेरेंट्स हैं। उनकी उनकी मान्यताओं के, उनके विश्वास को उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है और जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा, तो ये चीज़ वर्ष जिसे मैं नहीं जानता उसको वर्ष कहूँ या अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, ये समय निर्णय करेगा। क्योंकि हर वो चीज़ अच्छी होती है जो समाज का संवर्धन करती है और हर वो चीज़ गलत है जो समाज का संवर्धन न करके समाज में ऑब्स्टेकल, क्राइम या किसी तरह की बुराई को जन्म देती है। तो ये निर्णय भी आपको करना होगा। क्यों? कि मान्यताएँ, विश्वास, एथिक्स ये सब समसामयिक होते हैं। वो समय पे भी निर्भर करते हैं। वो समय के जो अवेलेबल प्रिंसिपल्स हैं चारों तरफ उनसे भी निर्भर करते हैं। आपका व्यवहार, आपके कपड़े, हर चीज़ वो एक बोलती है, वो आपको समाज को दिखाती है। अगर जो बच्चा अपनी माँ को अगर एक छोटी-सी निक्कर में पहने हुए घूमता है, तो नेचुरली उसको उस चीज़ में कोई गलत नज़र नहीं आएगी जब वो खुद बड़ा होगा या दूसरों को देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या सही है, ये बिल्कुल समझ लीजिएगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो उसमें से छाँटना तो हमें हमारे समाज को खुद होगा, लेकिन आज समाज भी सब जगह दुनिया में खंड-विखंड हो गया है। एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के नाम पर हमने समाज की रचना को बदल दिया है। अब हम सामाजिक प्राणी नहीं हैं, हम एक ऑटोनॉमस प्राणी हैं। हर आदमी ऑटोनॉमी की बात करता है, हर आदमी अपनी कंसेंट की बात करता है, हर इंसान दूसरे की उसके न फ़ायदे की या नुकसान की उसको चिंता नहीं है, वो सिर्फ़ अपनी मनमानी करना चाहता है। ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, ये भी कानूनविदों का और आप लोगों का, हम सब लोगों का सोचने का विषय है। लेकिन जैसा एक बार महादेवी वर्मा ने कहा था कि हमारा समाज कभी समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हर आदमी सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस समाज ने कुछ सोचना बंद कर दिया है और वो अंधविश्वासी होकर के वो जो बाहर के यूरोपियन जिसको वो रिवर्ट करना चाहते हैं, हम उनकी आस्थाओं को, उनके व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं और उस पे हमारी आने वाली पीढ़ी पे क्या असर होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सोचने का विषय है। मैं किसी चीज़ को कंडेम नहीं करता। हमारे भारत की परंपरा है, हिंदू धर्म जो एक बहु लोगों का मान धर्म है, उसकी भी एक परंपरा है प्रश्न उठाने की, सोचने की। हमने कभी नहीं कहा कि भगवान तुम मानो कि भगवान है, हमने तो ये कहा तुम चिंतन करो, सोचो कि भगवान है तो अपना भगवान तुम खुद ढूँढो, किसी और के बताए हुए भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से इन विचारों में आप स्वयं सोचें, स्वयं निर्णय लें, जो समाज के हित के निर्णय आपको लगते हैं, जिसमें समाज की खुशी और व्यक्ति की खुशी दोनों एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती हैं, उसको अपनाएँ और उसको फॉलो करें। धन्यवाद। एक बार फिर मैं उन पाठक को जिन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया या पूछा मुझसे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्रश्न मेरे को पूछा। प्रश्न हमेशा मैं स्वागत करता हूँ और हम तो प्रश्नों की ही दुनिया में रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो उपनिषद का नाम, एक उपनिषद का नाम ही प्रश्न उपनिषद है और गीता कुछ भी नहीं है। उसमें प्रश्न है, अर्जुन के प्रश्न हैं और कृष्ण के उसमें आंसर्स हैं। इससे ज़्यादा ये एक संवाद है, इससे ज़्यादा वो संवाद कहीं आपको किसी एक निश्चित भाव की तरफ नहीं लेके जाता, आपको प्रमोट करता है, आपको बताता है कि सोचना चाहिए आपको। इसी तरह हमारा जो ब्रह्म सूत्र जो है, जो किताब मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे मन को बहुत पसंद है, उसका पहला ही श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों में जिज्ञासा क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर ये जिज्ञासा आप में जग गई, ज्ञान आपको अपने आप आएगा, भगवान की प्राप्ति या जो भी परम स्थिति है वो आपको अपने आप मिलेगी। आप में सिर्फ जिज्ञासा होने दीजिए करिएगा और आप उस जिज्ञासा को न मरने दें, यही हमारे बहुल समाज का धर्म है। धन्यवाद।